जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एंड डी ट्रिपल एसपी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आज की सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो चाहे एनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो। तो आप लोग पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज। खसरे की सबसे गंभीर समस्या है। खसरे की सबसे गंभीर समस्या कौन सी है, वो आपको फाइंड करना है। बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और आप सभी लोगों को कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, लास्ट में टोटल स्कोर भी बताना है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डी ट्रिपल एस बी एनएम है, उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और 11 और 12 अप्रैल को है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। और घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मेनिंजो इंसेफेलाइटिस को हर्पीज मेनिंजो इंसेफेलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है और यह एक मस्तिष्क का संक्रमण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी क्या है? मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं कहलाते हैं। जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं कहलाते हैं पैथोजन, ग्लाइकोजन, लैक्टोजन या नाइट्रोजन। वो कौन से जीवाणु होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस दोनों को रखा जाता है। जीवाणुओं द्वारा टॉक्सिन का स्त्रावण या सिक्रेशन होता है और विषाणु कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पैथोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूमेटिक फीवर की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है? अभिव्यक्ति नहीं है, फाइंड करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन रूमेटिक फीवर या बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है? Which among the following is not a major manifestation of rheumatic fever? कार्डियाटिस, त्वचा के नीचे की गांठें, कोरिया, जोड़ों का दर्द, गठिया। तो यहाँ पर रूमेटिक फीवर की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है, तो क्या नहीं है? जो जोड़ों का दर्द, गठिया है, ये फीवर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में दे देते हैं तो समझने में कन्फ्यूजन होती है और इनमें माइनर मिस्टेक होती है। तो आप लोग ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कम सोडियम युक्त भोजन लेने की सलाह देती है, इसके अंतर्गत क्या आता है? रोगी को दूध उत्पादों का सेवन बढ़ा देना चाहिए, उसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का प्रयोग से बचना चाहिए, चाय में कृत्रिम मीठे पदार्थ का सेवन करने की सलाह देनी चाहिए, भोजन को पकाने तथा स्वाद बढ़ाने हेतु सिरके का प्रयोग करने की सलाह देनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मनुष्य के शरीर में सोडियम की मात्रा सामान्यतः 135 mg पर लीटर होती है। सोडियम शरीर का एक इलेक्ट्रोलाइट है जो रक्त में घुलकर आवेश और स्थानांतरित करता है। सोडियम लेवल को कम करने के लिए रोगी को नमक कम लेने की सलाह दी जाती है तथा उसकी जगह पर सिरके का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। भोजन को पकाने तथा स्वाद बढ़ाने हेतु सिरके का प्रयोग करने की सलाह देनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला के एक नए मरीज की देखरेख के लिए उपयोग किए जाने वाला सावधानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि रूबेला के एक मरीज की देखरेख के लिए उपयोग किए जाने वाली सावधानी, मतलब उसका अगर आप देखरेख कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी को बरतनी चाहिए? ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट, यूनिवर्सल या हैंड वॉशिंग। प्रिकॉशंस यूज व्हेन केयरिंग ऑफ अ रूबेला पेशेंट।
रूबेला के मरीज की देखभाल के लिए ड्रॉपलेट प्रिकॉशन उपयोग किया जाता है। विषाणु छींकने और खांसने के माध्यम से ड्रॉपलेट के रूप में हवा में फैल जाते हैं और रूबेला, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो किससे बचना चाहिए? ड्रॉपलेट से। राइट आंसर ऑप्शन ए, ड्रॉपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का इंसुलिन किसी दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है? किस प्रकार का इंसुलिन किसी दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है, वो आपको बताना है। रेगुलर, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट या रैपिड एक्टिंग। विच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन नेवर बी मिक्स्ड विथ अनदर। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आपको जो कंफर्ट लगे उसमें आप लोग रीड कीजिए, आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और सभी को आंसर करना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिनका भी एग्ज़ाम है और जिनका नहीं है वो लोग भी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तब समझ नहीं आता क्या तैयार करें। तो अगर आपको पहले से तैयारी रहती है तो आपका बेटर होता है ज़्यादा अदर के कंपैरिजन में। लॉन्ग एक्टिंग टाइप की इंसुलिन कभी भी किसी दूसरे के साथ नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में कोशिकाओं की नई वृद्धि कहलाती है। अस्थि मज्जा में कोशिकाओं की नई वृद्धि क्या कहलाती है? माइलोमा, बांटोमा या ऑस्टियोमा या फिर मायोमा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा में कोशिकाओं की नई वृद्धि माइलोमा कहलाती है। इसमें एक प्रकार की खून की सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं। इस स्थिति में प्लाज्मा कोशिकाओं की कोई समूह कैंसर युक्त होकर तेजी से बढ़ने लगता है। यह बीमारी हड्डियों शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता, गुर्दों और खून की लाल कोशिकाओं की संख्या को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, माइलोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए कौन सा उपयुक्त परीक्षण है? समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए कौन सा उपयुक्त परीक्षण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन द कम्युनिटी इज स्पुटम एग्जामिनेशन, मास मिनीचर रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी, ट्यूबरक्लोइन टेस्ट और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो समुदाय में ट्यूबरक्लोसिस की जानकारी के लिए स्पुटम जांच कराई जाती है, टेस्ट कराया जाता है और स्पुटम की जांच में बैक्टीरिया या कवक का पता लगाने की पहचान करने के लिए परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पाया जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किसमें पाया जाता है? और ये HPV का फुल फॉर्म है। कभी कभी डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HPV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। ये किस में होता है? सर्वाइकल कैंसर में होता है, एड्स में होता है, सिफिलिस में होता है या हेपेटाइटिस बी में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर में पाया जाता है। लगभग सभी सर्वाइकल कैंसर HPV के कारण होते हैं। पेनिस, वेजाइना, गुदा या ऑरोफैरिंक्स के कुछ कैंसर भी HPV के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। द मोस्ट कॉमन एरिया फॉर फाइंडिंग कैंसर इन वुमेन इज द। महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स या यूरिनरी ब्लैडर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महिलाओं में सर्वाधिक जो कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसके उपरांत जो ग्रीवा या सर्विक्स का कैंसर होता है, जो सर्विक्स कैंसर होता है पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विषाणु के द्वारा होता है, जो मुख्यतः लैंगिक संपर्क से फैलता है, मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर नहीं, इसलिए हम सर्विक्स कैंसर को टिक करेंगे। राइट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाओं को वाष्पीकृत करने के लिए एक सटीक ऊतक स्थान और गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपचार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे। कैंसर कोशिकाओं को वाष्पीकृत करने के लिए एक सटीक ऊतक स्थान और गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपचार है। क्या है बताइए?
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। कैंसर कोशिकाओं को वाष्पीकृत करने के लिए एक सटीक, ऊतक, स्थायी एवं गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपचार फोटो उपरक्षण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? आंसर बी, फोटो अब्लेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण हाल ही में किशोर लड़कियों के अनुशंसित किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण हाल ही में किशोर लड़कियों के अनुशंसित किया गया है? टिटनेस टॉक्साइड, एमएमआर वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन या ओरिएंटेशन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रूबेला वैक्सीन एक टीका है जो रूबेला को रोकने के लिए दिया जाता है, हाल ही में किशोर लड़कियों के लिए अनुशंसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आप याद रखिए ये हाल ही की बात है, तो हाल फिलहाल के क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं आपके एग्जाम में करंट से रिलेटेड। तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी अभियान चल रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हेल्थ मिनिस्टर सेंटर में कौन है और आपके स्टेट में कौन है, उन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उनकी कोई कोई अगर नई योजनाएं आई हों तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करंट से जरूर आएगी हेल्थ से रिलेटेड। और WHO की क्या क्या वो चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, यूनिसेफ के प्रोग्राम क्या हैं, यूनेस्को के प्रोग्राम क्या हैं हेल्थ से रिलेटेड, NGO। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना आप लोगों के अगर सही होते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होता है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं होता है? क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं होता? नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम या सैंड, रेत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो घरेलू जल अपशिष्ट में नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम आदि विघटित पदार्थ के भाग होते हैं, जबकि जो रेत होती है घरेलू जल अपशिष्ट में विघटित पदार्थ का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, सैंड, रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना होता है? मानव दूध का औसत मान ऊर्जा कितना होता है वो बताइए। ऊर्जा मान कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क? 50 किलो कैलोरी पर 100 ml, 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, 100 किलो कैलोरी पर 100 ml और 150 किलो कैलोरी पर 100 ml? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मानव दूध का औसत ऊर्जा मान 70 किलो कैलोरी प्रति 100 ml होता है। परिपक्व दूध की अपेक्षा कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की मात्रा अधिक तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। मानव दूध में प्रमुख प्रोटीन केसीन, बीटा केसीन, अल्फा लैक्टोल्बुमिन, लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, लाइसोजाइम, सीरम एल्बुमिन आदि पाया जाता है। मानव दूध में जो शुगर होती है, प्रमुख शुगर होती है, वो लैक्टोज होता है। ह्यूमन मिल्क में जो कभी पूछ लेता है ह्यूमन मिल्क में कौन सी शुगर होती है, तो लैक्टोज होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी, हाँ सही है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को कहते हैं? रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन या ऑल एबव, उपरोक्त सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में रोग के प्रसार को रोकने के उपाय किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी ANC विजिट करनी चाहिए? करनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम 4 ANC विजिट करनी चाहिए। पहली विजिट 16 सप्ताह से पूर्व, दूसरी 24 से 28 सप्ताह पर, तीसरी 32 से लेकर के 32 सप्ताह के बीच में, और उसके बाद
36 से 40 सप्ताह के बीच में, जो चौथा विजिट है वो 36 से 40 सप्ताह के बीच में करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, कम से कम 4 एएनसी विजिट होनी चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग अलग दिया गया है टाइम, और जो ऐसे होता है उसका अलग टाइम होता है। तो इसमें जो दिया गया है बुक के अकॉर्डिंग, उसमें दिया गया है पहला जो विजिट है वो 16 सप्ताह पर होना चाहिए, और वहाँ पे जो WHO ने बोला है वो अर्ली 12 वीक्स फर्स्ट विजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कौन सा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इज थायरॉक्सिन, LH, प्रोजेस्टेरॉन, GH। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो ओवुलेशन और मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन दवा का उपयोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि का अभाव, गर्भाशय संबंधी रक्तस्राव, बार बार गर्भपात व अन्य स्थितियों के उपचार के लिए निर्देशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होनी चाहिए, जिसे हम PPH बोलेंगे। PPH का फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। APH का मतलब एंटीपार्टम हेमरेज। यहाँ पर आपको बताना है प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होनी चाहिए। ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml, blood loss is more than 700 ml, blood loss is more than 100 ml, और blood loss of more than 200 ml। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पोस्टपार्टम हेमरेज या PPH की दशा में पहले 24 घंटे के भीतर रक्तस्राव 500 ml से अधिक होता है। इस अवधि में रक्तस्राव लगभग 1000 ml होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर 500 ml से अधिक होता है तो उसे हम PPH में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष में वीर्य का निर्माण न हो पाना कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमेन इन अ मैन इज कॉल्ड। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण न हो पाना कहलाता है अस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया, स्थिनोस्पर्मिया या टेट्राजूस्पर्मिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वह स्थिति जिसमें पुरुष में वीर्य का निर्माण नहीं हो पाता या पूर्ण अभाव होता है उसे अस्पर्मिया कहलाता है। इसके प्रमुख कारकों में प्रतिगामी स्खलन, वीर्य के मार्ग में रुकावट तथा एंड्रोजन की कमी आदि शामिल होती हैं। यह पुरुष बांझपन का मुख्य कारण है, मेल इनफर्टिलिटी का मेन कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात के पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत है। एक नवजात की पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत है बिलिरुबिन स्तर 5 mg/dl से ऊपर, बिलिरुबिन स्तर 10 mg/dl से ऊपर, बिलिरुबिन स्तर 15 mg/dl से ऊपर, और बिलिरुबिन स्तर 20 mg/dl से ऊपर। एक नवजात में पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत है कि कितना हो जाएगा किससे ऊपर, तो हम उसे फोटोथेरेपी देंगे। फोटोथेरेपी का संकेत होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फोटोथेरेपी प्रक्रिया में नवजात शिशु में बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो 15 mg/dl से ऊपर बढ़ना फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल सूचक है। इसमें शिशु को सीरम बिलिरुबिन उनके वजन से 5 गुना से ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। ऐसी चीज़ें आपको हमेशा नोट करनी चाहिए, और 2, 4, 6 दिन के बाद अब ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको साइड बाय साइड नोट करते हैं फ्रंट पेज पे, ताकि उनको 1 से 2 बार रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट में IM इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम स्थान है। IM इन्फेंट या शिशु में IM इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम स्थान कौन सी है, वो आपको बताना है। वेस्टस, लैटरेसिस, ग्लूटियल मसल, डेल्टॉयड या बाजू बिसेप्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नवजात शिशु के वेस्टस
लेटरेसिस IM इंजेक्शन देने के लिए सबसे आम साइट होती है। बैसिलस लेटरेसिस जांघों के पास मौजूद मांसपेशियां होती हैं जहां मांसपेशियों में इंजेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट का मारक है। द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज। द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज। मैग्नीशियम सल्फेट का जो मारक है वो क्या है? एंटीडोट के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट, डायजेपाम, कैल्शियम क्लोराइड या नालोफारिड हाइड्रोक्लोराइड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट उच्च रक्तचाप पोटेशियम में कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये कई बार आया है कुछ एग्जाम में कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुकवाम हेल्थ मंथ को संदर्भित करता है। हुकवाम रेफर टू द हेलमेंथिक। हुकवाम हेलमेंथिक को संदर्भित करता है। एंट्रोबियस या स्केरियस लिब्रिक्वाइड्स एकिलोस्टोमा ग्रहणी और फाइलेरिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है? निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है वो आपको बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल ड्रग? एक्सिक्लोवियर, एथम्बुटाल, टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सिक्लोवियर एंटीवायरल दवा जिसका उपयोग विशेष रूप से वायरल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। ये वायरस के विकास को मारकर या उसे रोककर कार्य करते हैं। अधिकांश एंटीवायरल विशिष्ट वायरस को लक्षित करते हैं, जबकि एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल वायरस की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिक्लोवियर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसल्फिरम एक दवा है जिसका उपयोग के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाता है वो बताइए। डाइसल्फिरम एक दवा है जिसका उपयोग डेडेस के में किया जाता है। किसमें? एल्कोहलिज्म, शराब की लत में, मलेरिया में, एड्स में या मेनिया में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डाइसल्फिरम एक एंटी एल्कोहलिज्म दवा है। इसका उपयोग शराब की लत वाले व्यक्ति के उपचार में किया जाता है। यह शरीर के उस रसायन को बाधित करता है जो शरीर में अल्कोहल को रूपांतरित रूप से पचाने में मदद करता है। इसमें शरीर में अल्कोहल के रूपांतरित स्वरूप की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचित औषधियों में से कौन सी एक प्रोटोन पंप अवरोधक औषधि है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित सूचित औषधियों में से कौन सी एक प्रोटोन पंप अवरोधक औषधि है? पेंटाप्रोजोल, रेनिटिडीन, सुक्रेफेल्ट या फिर फेमोटिडीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पेंटाप्रोजोल प्रोटोन पंप अवरोधक दवाएं हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि ओमेप्रोजोल, प्रजोल, लैसोप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है पेंटाप्रोजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं। रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लोकोट्रिडिनेस या एंडोर्फिन या सेरोटोनिन्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को जल्दी जल्दी आंसर करना है। रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं उन्हें एंडोर्फिन कहा जाता है। एंडोर्फिन कहा जाता है। एंडोर्फिन
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडोर्फिन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक रोगी कृमि सालबुटामॉल नेबुलाकरण थेरेपी प्राप्त कर रहा है। महिला स्वास्थ्यकर्ता मूल्यांकन करती है क्या? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है एक रोगी कृमि सालबुटामॉल या एक मिनट, हाँ, एक रोगी कृमि सालबुटामॉल नेबुलाकरण थेरेपी प्राप्त कर रहा है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मूल्यांकन करती है किसका? कैल्शियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का या सोडियम का? तो किसका मूल्यांकन करती है? पोटेशियम का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने से हृदय को क्या मदद करता है? रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इजैकुलेशन या एक्सपेंशन, विस्तारण? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग है जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जब हृदय संकुचित अवस्था में होता है तो रक्त हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियों के माध्यम से प्रवाहित होता है, जबकि हृदय जब प्रकुंचन की अवस्था में होता है तब रक्त वाहिकाओं वेन में के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? लोकलाइज्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन या री इन्फेक्शन, पुनः संक्रमण, क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। और इस संक्रमण के लिए जीवाणु, कवक तथा विषाणु उत्तरदायी होते हैं, जिसमें जीवाणु प्रमुख रूप से 90% योगदान देते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? रोगी को रोग के जुड़े लक्षणों से छुटकारा दिलाना, रोगी को वापस उसके घर भेजना, रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना या रोगी को मनोरोग का शिकार होने से बचाना है। क्वेश्चन कह रहा है मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि रोगी को मनोरोग का शिकार होने से बचाने हेतु रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण है। बाइल साल्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर आयरन। बाइल के पाचन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? पित्त, वो लवण, सॉल्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वसा के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फैट। राइट आंसर ऑप्शन ए, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात को रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है वो आपको बताना है। गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात को विरुलेंस के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विरुलेंस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सबसे ताप संवेदी टीका जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाना चाहिए वो कौन से हैं, उनका नाम बताना है। डीपीटी, हेपेटाइटिस, पोलियो या मीजल्स, खसरा। ताप का सबसे कम संवेदी टीका टेटनस है। सबसे ताप संवेदी टीका जिसे -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना चाहिए वह पोलियो का टीका है। वैक्सीन को ठंडे वातावरण में उसके अत्यधिक समय तक रखे रहने के कारण उसे संरक्षित रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? पोलियो वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है HIV द्वारा संक्रमित रक्त में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका होती है, कौन सी होती है? CD4 T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, CD3 T लिम्फोसाइट्स या फिर पॉलीमार्फ। तो HIV द्वारा संक्रमित रक्त में सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका कौन सी होती है? CD4 काउंट। CD4 काउंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट किसके बारे में दिया गया है, किसके बारे में बात कर रहा है? ग्रेविडा, पैरिटी, न्यूलीपारा या प्राइमीपारा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला जिसने एक बार भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई उसे क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रेविडा का मतलब था एक महिला कितनी बार गर्भवती हुई उसकी संख्या। पैरिटी एक महिला ने कितनी बार बच्चे को जन्म दिया उसकी संख्या। नल्लीपारा यह शब्द उस महिला के लिए प्रयोग किया जाता है जिसने कभी एक साथ बच्चे को जन्म नहीं दिया। और प्राइमीपारा यह शब्द उस महिला के लिए प्रयोग किया जाता है जिसने पहले बच्चे को जन्म दिया हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राइमीपारा। क्या बोलेंगे? प्राइमीपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिजियोटमी में सबसे आम चीरा है, कौन सा है? मीडियन, मीडियल, लेटरल या मीडियो लेटरल। मोस्ट कॉमन इंसिजन इन एपिजियोटमी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एपिजियोटमी योनि और मलाशय के बीच एक चीरा है जो योनि के मुख के आकार को बढ़ाने और बच्चे की डिलीवरी की सुविधा के लिए किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया कि सबसे आम कौन सा है, तो मीडियो लेटरल है। मीडियो लेटरल। राइट आंसर ऑप्शन डी। और इसमें कितना लगाते हैं? 2.5 सेंटीमीटर एनएच से दूर लगाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फुल फॉर्म ऑफ CPR। CPR का फुल फॉर्म आपको बताना है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिलैप्स और कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन या क्रोनिक पल्मोनरी रिलैप्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेल पिगियन बॉडी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये एक अलग क्वेश्चन है तो आप इसे सिर्फ याद कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मेल पिगियन बॉडी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? केवल ग्लोमुरुलस और इफरेंट वेसल या ग्लोमुरुलस और एफरेंट वेसल या फिर ग्लोमुरुलस और बोमेंस कैप्सूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में 1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? कॉर्निया पे, पुतली पे, प्यूपिल पे या रेटिना पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है या उल्टा छोटा होता है। इसे रेटिना की तंत्रिका तंतुओं द्वारा ग्रहण करके ऑप्टिक तंत्रिका को पहुंचा दिया जाता है जो इसे मस्तिष्क तक ले जाती है। तो कहाँ पर बनता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेटिना पर। छोटा और उल्टा बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्केलेटन मसल में संकुचनशील प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है वो आपको बताना है। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। कंकालीय मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन पाया जाता है, कौन सा? ट्रोपोमायोसिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा पाया जाता है, इसे नोट कर लीजिए, ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज तथा प्रोटीन का पाचन पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि एंजाइम से होता है, जबकि वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम से होता है। अर्थात वसा के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम मददगार होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइपेज। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौनावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में शामिल हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इंक्रीज ऑफ प्यूबिक एंड ऑक्सिलरी हेयर्स, ऑप्शन सी, बिगनिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। मादा यौना अवस्था या प्यूबर्टी लगभग 10 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। यौना आरंभ होने में पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच एंड एलएच हार्मोन का सिक्रेशन के कारण ओवरीज सक्रिय हो जाता है और अंडाशय में जो ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है हम मादा हार्मोन अर्थात एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करने लगती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, इंक्रीज ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स होते हैं, बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाई, एपनिया की रोकथाम की जाती है नवजात को स्टिमुलेट करके, सुरक्षित एयरवे बनाए रखना, बेबी को वेंटिलेट करके, या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाई, एपनिया की रोकथाम कैसे की जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एपनिया एक श्वसन संबंधी विकार है, इस दौरान पेशियों में कोई हलचल नहीं होती। इस स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता। एपनिया के कारण रक्त में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। एपनिया की रोकथाम के लिए नवजात को स्टिमुलेट करके सुरक्षित एयरवे बनाए रखना तथा बेबी को वेंटिलेट करके किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पेप्टिक अल्सर का कारक जीव है, पेप्टिक अल्सर का कारक जीव है, ऑप्शन ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन बी स्टेफिलोकोकाई, ऑप्शन सी इस्चीरिया कोलाई और ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पेप्टिक अल्सर का कारक जीव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसे नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ CSF इन अडल्ट, वयस्क में सामान्य CSF वॉल्यूम होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कितना होता है, 50 से 100 ml, 100 से 125 ml, 50 से 175 ml या 125 से 150 ml, कितना होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 125 to 150 ml होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर निर्जलीकरण का कारण है, गंभीर निर्जलीकरण का कारण क्या है। सीवियर डिहाइड्रेशन साइन एंड सिम्टम्स आर, सेकेंड फंटनेली, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी अदर ऑरिफिस, ओवर ईटिंग या इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण क्या होते हैं, धसे फंटनेले होते हैं, मूत्र आउटपुट में कमी होती है, अधिक प्यास होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या है, सेकंड फंटनेले। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है, कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है, ब्लड में, स्किन में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या लीवर में,
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन छोटी आंत में होता है। कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कैरोटीन मुख्यतः गाजर में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार त्वचा और अवसाद के लक्षण हैं। अतिसार त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। पैलेग्रा के, ग्लोसाइटिस के, क्वासियोरकोर के या मरासमस के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब शरीर में विटामिन B3 का स्तर अत्यधिक कम हो जाता है तो इस स्थिति में पैलेग्रा या चर्म रोग कहा जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। पैलेग्रा में मुख्य रूप से डिमेंशिया, दस्त या डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो इसके मुख्य लक्षण अतिसार, त्वचा शोथ या अवसाद, बाल झड़ना आदि हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैलेग्रा, विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, किसकी अधिक मात्रा लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन ई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B6, विटामिन B6। तो आप सभी लोग बताएंगे 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक बहन का क्वेश्चन था कि DSSB में निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो DSSB NM में निगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो उसी हिसाब से आप एक्यूरेसी बना के आप सॉल्व कीजिएगा। अगर ज़्यादा आप उसमें उलझ रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के छोड़कर दूसरा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे। थैंक यू।